नमस्कार दोस्तों, अमन अपडेट्स के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे देश दुनिया से बनने वाली महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, उनसे बनने वाली महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। जिस प्रकार डेली की यानी हमारी शुरुआत होती है अपनी कुछ लाइनों, कुछ सुविचार, अच्छे विचारों से। संघर्ष जितना ही कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आपकी ये मत समझिए कि आपको काफ़ी संघर्ष या फिर मुसीबतें मिल रही हैं या फिर काफ़ी कठिनाई हो रही है अपनी मंजिल को पाने में। जितनी कठिनाई और मुश्किलों से आप पाएंगे, उसका मज़ा उतना ही शानदार आएगा, उतनी ही बड़ी सफलता होगी। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, आज बढ़ते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत मछली पकड़ने की सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते को स्वीकार करने वाला 123वां सदस्य बना है। इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कौन सा देश बना है, पहले आप ये देखिए। भारत 123वां देश बना है। तो इसका जो उद्देश्य है, इसका ऑप्शन बी है, ये सही है। अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मछली पकड़ने के लिए हानिकारक सब्सिडी को समाप्त करना है। और इसके बारे में पूरे देखें तो अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मछली पकड़ने के लिए हानिकारक सब्सिडी को समाप्त करना है। यह वैश्विक समझौता समुद्रों में मछलियों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह समझौता केवल समुद्री मत्स्य पालन पर लागू होता है। और भारत छोटे और अपारंपरिक मछुआरों के हितों की रक्षा करते हुए इस पर सहमत जताई है। ध्यान रखें, यह समझौता अंतर्देशीय जलमार्गों यानी नदी झीलों का एक्वाकल्चर पर लागू नहीं होता है। और वैश्विक, कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक जो संगठन है उनके बारे में देखते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी यूएनओ है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। विश्व व्यापार संगठन WTO की बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की बात कही जाए, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात करें तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को, वाशिंगटन DC यूएसए में इसके मुख्यालय होगा। और कुछ मुख्यालयों के देखें, जो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक है, इसकी जुलाई 1944 में इसका स्थापना, मुख्यालय वाशिंगटन DC यूएसए इसके भी है। यूनेस्को की बात की जाए तो 16 नवंबर 1945 से इसको स्थापना हुई थी और पेरिस फ्रांस में इसकी मुख्यालय होगा। अब बताएंगे यूनेस्को की जो अभी लेटेस्ट हमारी धरोहर है वो कौन सी है, लेटेस्ट धरोहर। और यूनिसेफ की बात की जाए तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की बात करें तो स्थापना 3 अप्रैल 1946 को, मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में। उत्तर अटलांटिक संधि यानी नाटो की जो है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल स्थापना जुलाई 1961 में, मुख्यालय लंदन UK। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन यानी OPEC जो है, स्थापना सितंबर 1960, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी स्थापना 29 जुलाई 1957, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय रोम इटली में हुई है। और कुछ देखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की बात करें, IOC की स्थापना 29 जून 1894 में, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। और प्रमुख एशियाई संगठन की बात करें जो एशिया में है, तो एशियाई बैंक विकास बैंक जो ADB है यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात जो SAARC है, इसकी स्थापना 18 दिसंबर 1985 को, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में हुई। और जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ASEAN है, 8 अगस्त को इसकी स्थापना 1967 में, मुख्यालय जकार्ता है। इंडोनेशिया संघाई संगठन SCO जो एशिया में सबसे ज्यादा पूछे जाने प्रबल दावेदारी इसी को संगठन से होती है। स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी, बीजिंग में इसका मुख्यालय चीन में होगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB स्थापना 16 जनवरी 2016 और मुख्यालय बीजिंग चीन। बिम्स्टेक की बात करें, इसकी स्थापना 6 जून 1997 में, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की बात करें, जो ब्रिक्स का बैंक है, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को, मुख्यालय संघाई चीन होगा।
तो और बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो हाल ही में भारत सरकार ने कोर उद्योग सूचकांक का आधार बेस बदला है। नया आधार वर्ष क्या है, इसमें किस नए उद्योग को शामिल किया गया है? तो जो नया आधार वर्ष है ये 2022-23 का है और लॉ आईएएस किसमें शामिल किया गया है? एसएससी रेलवे में इकोनॉमिक करंट। अब देखें सरकार ने पुराने आधार वर्ष 2011-12 को बदलकर 2022-23 कर दिया है। इसके साथ ही सूचकांक को अधिक व्यापक बनाने के लिए लौ आईएएस के 9वें मुख्य उद्योग के रूप में जोड़ा गया है। अब भारत में बुनियादी उद्योगों की संख्या कुल 9 है। अब यानी कि इसके पहले जो कुल भारत में बुनियादी उद्योगों की संख्या थी वो 8 थी, अब एक लौ आईएएस के बीच में जुड़ गया है जिससे यह संख्या 9 हो चुकी है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में ताकेदा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित की डेंगू वैक्सीन को भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा देश में उपयोग के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। जो ये कोइडेनगा टैग 003 है ना, इसको ही यह मान्यता मिली है। यह भारत में स्वीकृत होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन है जिसे डीसीजीआई ने इसे 4 से 60 वर्षों की आयु के लिए लोगों के लिए मंजूरी दी है। इसे 3 महीने के अंतराल में 2 खुराक में दिया जाएगा। और वैक्सीन डेंगू के चारों जो सीरोटाइप्स हैं यानी डीन 1, 2, 3, 4 के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ आज देखेंगे बीमारियों, जो जीवाणु जैसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं ना, इनसे होने वाली बीमारियों को और इनकी जो है शॉर्ट ट्रिक भी लाए हैं। शॉर्ट ट्रिक की बात करें जीवाणु एवं बैक्टीरिया से होने वाले, तो पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो पंडित का न्यू टिक है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से यहाँ जो है बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया से होने जीवाणु से होने वाले। और पा से देखेंगे तो जो पंडित का पा है ना, इससे प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से तपेदी यानी टीबी, का से काली खांसी, टी से टिटनेस और का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। और जैसे बैक्टीरिया बताया आपको बैक्टीरिया के लिए। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की बात करें तो इसके शॉर्ट ट्रिक है पापा काम पर सोते हैं। तो पापा से पायरिया मसड़ों की बीमारी है जो बदबू आने लगती है, का से कालाजार और माँ से मलेरिया। ध्यान रखें मलेरिया, और इसमें ध्यान देने बात है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मच्छर सिर्फ वाहक है, पे से पेचिस सोते हुए है, सोने की बीमारी इसे कहा जाता है यानी स्लीपिंग सिकनेस पेचिस होता है और सोने की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस। तो इस तरह से हमने देखा प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में और उसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में। और कवक यानी फंगस से होने वाली बीमारी को बात करें तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा से हो जाएगा गंजापन, दमा से दमाद जो है उसका दमा हो जाएगा दमा यानी अस्थमा, दा से हो जाएगा दाद, खाए से हो जाए ना खाए फ्रूट तो खाए खुजली, फ्रूट से एथलीट फूट यानी पैरों की त्वचा में फटना होगा। और विषाणु यानी वायरस से होने वाली बीमारी की बात करेंगे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे तो विषाणु से होने वाले वायरस से होने वाले ए चाचा इनो डांटो खरे गाल में चापो। तो इसमें जो ए चाचा से है तो ए से एड्स हो जाएगा, चाचा से चेचक हो जाएगा, और इन्हें डांटो से ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्हें से हो जाएगा हर्पीस यानी हर्पस। और जो डांटो है ना, डा से हो जाएगा डेंगू ज्वार, और टो से हो जाएगा ट्रिकोमा यानी आंख की बीमारी है, और खा से खसरा मिसल्स इसकी बीमारियां हो जाएंगी। और जो इसमें रे है तो रेबीज, गाल से गलगंड यानी जो मम्मत से होता है ना वो बीमारी, और पे से पेलिया, और पीलिया हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस, अच्छा से छोटी माता, पो से पोलियो हो जाएगा। और परीक्षाओं के लिए जो थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, इसमें देख लीजिए परीक्षा में अक्सर मलेरिया पूछा जाता है तो इसमें छात्र बैक्टीरिया समझ लेते हैं, और लेकिन होता है ये प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ द्वारा बैक्टीरिया ये जो मलेरिया की बीमारी होती है ये वायरस से ना होकर प्रोटोजोआ से होता है। और टीबी की बात करें इसे तपेदिया या क्षमा भी कहते हैं या जीवाणु से होता है। और डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें तो ये दोनों वायरस जनित रोग हैं जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। और रेबीज की बात करें तो इसे हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगने भी कहते हैं, यह पागल कुत्ते या बिल्ली के काटने से होता है। एड्स की बात करें तो यह एचआईवी वायरस के कारण होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर देता है। बढ़ते हैं अपने जो चौथा प्रश्न क्यों है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य द्वारा भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो केरल राज्य है इसने यह अपने पहला 3 स्थान हासिल किया है। और जो 2025-26 में भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो केरल राज्य है इसने यह अपने पहला
स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के नवीनतम एसडीजी इंडिया इंडेक्स में केरल ने अपने उत्कृष्ट स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता संकेतों के कारण शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस सूचकांक में उत्तराखंड, तमिलनाडु दूसरे व तीसरे स्थान पर है, जबकि बिहार सबसे अंतिम रैंक पर होगा। यानी सबसे आखिरी जो रैंक है, लास्ट पायदान पर है, बिहार है, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और पहले पर केरल आपने देखा ही। केरल के अगर कुछ इतिहास देखेंगे तो भारत के दक्षिण पश्चिम कोनों में मालाबार तट पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से देख रहे हैं, सीमाएं की बात करें, इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में कर्नाटक, पूर्व और दक्षिण में देखें तमिलनाडु और पश्चिम में अरब सागर। सबसे ऊंची चोटी की बात करें केरल की, अनामुड़ी इसकी 2695 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है, जो पूरे दक्षिण भारत और प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई। और प्रमुख नदियों की बात करें, कुल 44 नदियां हैं, जिनमें पेरियार सबसे लंबी 244 किलोमीटर और भरतपुछा प्रमुख है। विशेषताओं की बात करें तो केरल की वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, जहां प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ओणम होती है। यहाँ का कुट्टूनाड भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जहां समुद्र तल से नीचे खेती होती है। अब देखिए, नेहरू ट्रॉफी और नेहरू कप, ये दो अलग अलग जो है तो प्रतियोगिताएं होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, नेहरू ट्रॉफी होती है जो केरल में नौका झील के लिए प्रसिद्ध है। और इसका कुछ इतिहास देखेंगे केरल के बारे में तो प्राचीन काल में इसे चेर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, जो मसालों के व्यापार के लिए वैश्विक केंद्र था। विदेशी आगमन की बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट यानी कोचीकट तट पर पहुंचा था, जिससे भारत में यूरोपीय युग का शुरुआत हुई। आधुनिक गठन की बात करें, स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, कोचीन राज्य और मालाबार क्षेत्र को मिलाकर भाषाई आधार पर आधुनिक केरल का राज्य गठन किया गया। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें कुछ, तो केरल में कुछ 5 राष्ट्रीय उद्यान और 18 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो जैव विविधता हॉटस्पॉट में आते हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह लुप्त प्राय पर्वतीय बकरी और नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है, शांत घाटी जिससे नाम जाना है, एक तो यह अपने प्राचीन वर्षावनों और दुर्लभ शेरों जैसे पूंछ वाले बंदर के लिए प्रसिद्ध है। और एक फूलों को घाटी है और एक ये साइलेंट वैली है, शांत घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली ये केरल में है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें और वह टाइगर रिजर्व दोनों है, राष्ट्रीय उद्यान के साथ टाइगर रिजर्व भी है। यह हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए केरल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जहां बड़ी संख्या में एशियाई हाथी पाए जाते हैं। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो यह अपनी अनूठी कटीली झाड़ियों और शुष्क जंगलों के लिए जाना जाता है। और लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथकली केरल का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें चेहरों के हाव भाव और भारी मुकुट मेकअप का प्रयोग होता है। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो यह भी केरल का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा एकल रूप से किया जाता है। तो केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और इसके पहले जो हमने देखा वो कथकली और मोहिनीअट्टम 2 इसके शास्त्रीय नृत्य होंगे। थेयम की बात करिए, उत्तर केरल का एक अत्यंत लोकप्रिय अनुष्ठानिक लोक नृत्य है। और ओट्टम तुल्लु, इसे गरीबों की कथकली भी कहा जाता है, जो एक हास्य व्यंग लोक नृत्य है। लोक संगीत की बात की जाए तो सोपानम संगीत या केरल के मंदिरों में गाए जाने वाला शास्त्रीय और पारंपरिक संगीत का मिला जुला रूप है। पुल्लुवन पट्टू सर्प देवताओं की पूजा के समय गाया जाने वाला पारंपरिक लोक गीत संगीत होगा। और जो वच्चिपा पट्टू है, नौका दौड़ के दौरान नाविकों में ऊर्जा भरने के लिए गाया जाने वाला प्रसिद्ध नाव गीत है। केरल के राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय पशु इसकी भारतीय हाथी है, राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल, और राजकीय वृक्ष की बात करें तो नारियल का पेड़, और राजकीय फल की बात करें तो कटहल इसका राजकीय फल होगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा 5वां प्रश्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, उनको यह पुरस्कार मिला है। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को